प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था वोल्टमीटर एमीटर के बारे में, और आज हम ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओम्स लॉ, सबसे पहले आप देखें कि ओम्स लॉ ओम साइंटिस्ट का नाम है और इसने इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया। वो रिलेशन ही ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ये ओम्स लॉ ओम साइंटिस्ट का नाम है और ओम ने जो लॉ दिया उस लॉ के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि यदि किसी वायर में, मान लो हमारे पास ये ए बी वायर है, इस ए बी वायर में यदि करंट फ्लो हो रही है I और इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो ओम ने कहा कि यदि हम फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखें, मींस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो करंट की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस पे, और उसकी डिपेंडेंसी कैसी होगी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मींस यदि टर्मिनल ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू भी कम होगी। मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या यूं कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे ओम्स के अकॉर्डिंग कहा गया कि यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference developed between the terminal of conductor, that is V is directly proportional to I। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। मींस करंट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। तो हमने देखा कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते चले जाएंगे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मींस करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपने पढ़ा था, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना ज्यादा वर्क, जितना जो वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब यहाँ पे आप जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद उस प्रोपोर्शनलिटी के हटते ही इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म लिया जाता है। वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी लिया जाएगा और यहाँ कहा जाएगा कि V इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हटने पे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को R से रिप्रेजेंट करेंगे एंड R इनटू I, या V इज इक्वल्स टू I R भी कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो R है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को
यहाँ पे रेसिस्टेंस नाम दिया गया है। और हमने बतलाया था कि जब कभी किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनलों को हम बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनों पे निगेटिव टर्मिनल के द्वारा रिपल्सन और पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब यहाँ ध्यान दें कि जब करंट फिक्स डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन जब मूव होने लगेगा एक फिक्स डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट करने लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग के दरमियान उनका कैटायनों से कॉलिजन होता है। और कैटायनों से जो कॉलिजन होता है उस कॉलिजन में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट पैदा होती है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो अपोज क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, वही रेसिस्टेंस है। तो जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I किया तो प्रोपोर्शनलिटी हटने पे वही रेसिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ R कहेंगे here R is constant, here R is constant called resistance. Resistance R is equals to V upon I। V और I की रेशियो को भी रेसिस्टेंस कह सकते हैं। रेसिस्टेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशियो है। बट रेसिस्टेंस को यदि हम प्रॉपर डिफाइन करें तो रेसिस्टेंस कैसे डिफाइन होगा? तो कहेंगे रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज the factor which opposes to flow of current। करंट के फ्लो में जो अपोज करने वाला फैक्टर है, रुकावट पैदा करने वाला फैक्टर है, उस फैक्टर को ही हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस नाम दिया है। तो V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, और ये आपका रेसिस्टेंस डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखिए क्या होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है? तो ओम्स लॉ में हमने देखा कि दो फैक्टर हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा करंट। यदि मैं इन दोनों फैक्टरों के बीच ग्राफ लूं, ग्राफ में आप जानते हैं कि हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको करंट की वैल्यू लेनी है। एक्स एक्सिस पे आप करंट लेंगे और वाई एक्सिस पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। जब आप एक्स और वाई एक्सिस पे रेस्पेक्टिवली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ले लोगे तो आपको V और I के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो कह रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मींस जैसे जैसे V इंक्रीज होगा वैसे वैसे I इंक्रीज होगा। तो ग्राफ आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा आपको। यदि आप जिस समय I1 होगा V1 होगा, I0 होगा V0 होगा, I2 एम्पियर वोल्ट 2 एम्पियर, 3 3 4 4 मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इस स्ट्रेट लाइन में यदि हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप लेना चाहें तो स्लोप क्या होता है जानना है। स्लोप एक्चुअल में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता था।
स्लोप एक्चुअल में tan थीटा को कहते हैं। स्लोप मतलब ढाल, और ढलान किस चीज पे डिपेंड करता है? तो अगर कहीं पे ढलान है वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का कांसेप्ट लो, और राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस को तुम स्लोप मान लो, तो वो डिपेंड कर रहा है बेस और हाइट पे। मींस हाइट और बेस की रेशियो को स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं हाइट और बेस की रेशियो ले लूं, तो बेस पे क्या है आपका करंट, और हाइट के अलोंग क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो यहाँ पे स्लोप tan थीटा होगा, और स्लोप जो tan थीटा है वो रिप्रेजेंट करेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस v अपॉन i, और v अपॉन i रेजिस्टेंस है। मींस स्लोप tan थीटा स्लोप क्या हो गया? स्लोप रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो गया। तो हम कहेंगे इस ग्राफ को कहेंगे vi कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस vi कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप मींस tan थीटा रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, स्लोप रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका vi कैरेक्टरिस्टिक्स, ओम्स लॉ, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो उनकी डिपेंडेंसी किन पे होती है, वो डिपेंड किस पे करते हैं। तो आइए देखते हैं। factor on which resistance depends रेजिस्टेंस किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है? तो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो उनकी डिपेंडेंसी किस पे होगी। पहले यदि मेरे पास मान लो L लेंथ का कंडक्टर है, तो कंडक्टर मींस एक वायर है हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब एक फैक्टर दिख रहा है कि कंडक्टर अगर मेरे पास है तो वहां पे मेरे पास उस कंडक्टर की लेंथ दिख रही है। दूसरा, कंडक्टर की मोटाई मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मान लो ये चौक मेरे पास है, अगर इस चौक की कोई हमसे क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होगा जो यहाँ सर्कुलर शेप में दिख रहा है तुम्हें। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस मोटाई उसकी बतला रहा है। तो जो वायर है वो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है या बहुत ही मिनिमाइज है, बहुत पतली तार है या बहुत मोटी तार है। एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर लेंथ। तो एक फैक्टर आपने देखा लेंथ हो गया, दूसरा फैक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई, तीसरा फैक्टर ये है कि जहां वायर रखा है उस सराउंडिंग की टेम्परेचर क्या है। तो एक टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की। तीन फैक्टर आपको दिख रहा है। एक फैक्टर और है कि आप ये देखें कि वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, वायर किस चीज का है। वायर आयरन वायर है, स्टील वायर है, सिल्वर वायर है। तो मटेरियल किस मटेरियल से बना है ये भी एक फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। तो हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करें। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर की जब हम डिस्कस करेंगे तो मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, इस वायर की लेंथ L है। तो लेंथ पे डिपेंडेंसी कैसे होती है रेजिस्टेंस की? तो कहता है एक्सपेरिमेंट कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वायर की लेंथ जितनी बड़ी होगी, जितनी लंबी तार होगी, उसमें रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। मींस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कैटायनों से कॉलिजन मींस रेजिस्टेंस, रुकावटें उतनी ही ज्यादा पैदा होंगी, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जितना लंबा तार होगा। मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक फैक्टर लेंथ हो गया। अगर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो यहां से आप कह सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2।
मीन्स यदि मान लो कि हमारे पास दो वायर हैं, एक वायर 10 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरा वायर 20 सेंटीमीटर लंबा है। एक वायर का, जबकि दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है, मान लो दोनों सिल्वर का ही वायर है और वो दोनों सिल्वर के वायर की लेंथ दी गई है, उन दोनों सिल्वर के वायर में किसी एक वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और दूसरे वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम इस रिलेशन को वहां पे यूज कर सकते हैं, वहां से हम R2 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर की मोटाई, वायर कितनी मोटी है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंसी कितनी होगी। तो वायर जितना ज्यादा मोटा होगा, अंदर में कॉलिजन की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि स्पेस काफी ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, और जितना ही वायर पतला होगा उतना ही कम स्पेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, सड़क जितनी ज्यादा चौड़ी होगी ट्रैफिक उतना कम मिलेगा, सड़क जितनी ही संकरी होगी, नैरो होगी, हमें उतना ही ज्यादा ट्रैफिक और रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो हम अगर किसी वायर की बात करें तो वायर की मोटाई पे, वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की। कैसी डिपेंडेंसी? तो यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक है, मींस वायर यदि ज्यादा मोटी है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मींस रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ये मान लीजिए वायर है, तो वायर की ये जो एरिया है, ये मोटाई जो है, इसी को यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहे हैं। अर्थात वायर जितनी मोटी होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इनका ये रिलेशन है। मींस एरिया जितनी अधिक होगी, एरिया जितनी बड़ी होगी, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब यहाँ से भी एक रिलेशन हम लिख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कह सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। ये आपका रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। इसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो फैक्टर है ये क्या है? तो यदि मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस उस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, टेम्परेचर बढ़ने पे उन्हें थर्मल एनर्जी मिल जाती है, और थर्मल एनर्जी मिलने के बाद उनके अंदर के इलेक्ट्रॉनों का रैंडमनेस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों का ज़िगज़ैग पाथ और ज्यादा फास्ट हो जाता है, जिससे कॉलिजन बढ़ जाता है, और कॉलिजन इंक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर को देख रहे थे आप, 0 डिग्री टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ने पे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जा रही थी, लेकिन उसके लिए भी एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसका डिस्कशन बाद में होगा। टेम्परेचर यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर का क्या होगा, तो यदि हम कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद जो चौथा है वो है मटेरियल। मटेरियल पे डिपेंडेंसी क्या होगी? तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा।
स्टील का रेसिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर का रेसिस्टेंस अलग होगा, आयरन का रेसिस्टेंस अलग होगा, तो हम कहेंगे रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट। रेसिस्टेंस ऑफ different material are different। अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, डिफरेंट मटेरियल्स के रेसिस्टेंस अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम लोग रेसिस्टिविटी जानते हैं क्या होता है। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं उसे। रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी एक प्रकार से प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, जो डिपेंड नहीं करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती है और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ substance which does not depend on length and cross sectional area। क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। तो रेसिस्टिविटी होता क्या है? तो देखिए, सिंस रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी हमने देखा, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो कंबाइनली क्या कहोगे? रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी जब घटेगा तो रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा जिसका सिंबल है रो। इस सिंबल को रो पढ़ेंगे, रो इनटू L by A। इस सिंबल को क्या नाम दिया गया है? रो। रो फॉर रेसिस्टिविटी, रो इज कांस्टेंट फॉर रेसिस्टिविटी। तो यहां से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो रो इज इक्वल्स टू हम कहेंगे R इंटू A अपॉन L। हियर रो इज कांस्टेंट, called resistivity। रो क्या है? कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो रो की यूनिट क्या होगी? देखो एक चीज और बताएं, जो रेसिस्टेंस हमने पढ़ा, रेसिस्टेंस की एक ऐसा यूनिट है ओम। उस सिंबल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं यहां, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा V अपॉन I। V की यूनिट क्या है? वोल्ट और I की एम्पियर। I करंट है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ R रेसिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर रेसिस्टेंस की यूनिट हो गई। और इस रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस
ओम होती है, ओम, और ओम का सिंबल ऐसे है, ये ओम का सिंबल है। रेसिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट ओम। तो अगर रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम हो गई तो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? तो आइए देखते हैं इधर हम रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी। यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस की यूनिट आपने देखा ओम, इस सिंबल को ओम नाम दिया है। अब यहाँ यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ऐसा यूनिट क्या होगी? तो रो इज इक्वल्स टू क्या है? R इंटू ए बाई एल। R मींस रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, ए फॉर एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और अपॉन एल लेंथ का मीटर। तो हम यहाँ कहेंगे रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओम मीटर। मींस रेसिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। अब यदि मैं रेसिस्टिविटी को प्रॉपर्ली डिफाइन करूं कि रेसिस्टिविटी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो ये तो देखा कि रेसिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड नहीं करती लेंथ और एरिया पे। बट यहाँ अगर रिलेशन देखें तो लग रहा है ऐसा कि रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पे भी और लेंथ पे भी, बट ऐसा नहीं है। रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? यदि हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लें कि कोई ऐसा वायर है जिसकी मोटाई मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ भी 1 मीटर है, तो ऐसे कंडीशन में 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वायर होगा किसी भी सबस्टेंस का, वही उस सबस्टेंस का जो रेसिस्टेंस होगा वही उसकी रेसिस्टिविटी होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? देखिए, रेसिस्टिविटी इज resistance of wire of length 1 meter and cross sectional area is also 1 meter square is resistivity of that substance। जैसे रो इज इक्वल्स टू, देख रहे हो, R इंटू ए बाई एल, एरिया को 1 कर दूं और लेंथ को भी 1 कर दूं, तो R इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1, तो क्या हो गया? रो इज इक्वल्स टू R। अर्थात रो क्या है? तो रेसिस्टिविटी किसी भी वायर का वह रेसिस्टेंस है जो उसके 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। मींस रेसिस्टिविटी एक रेसिस्टेंस ही है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है। रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, किसी सर्किट में हम रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो देखिए, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आप जानिए सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस
तो रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसे दिया जाता है, ये है आपका सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, ये भी रेसिस्टेंस का सिंबल है, बट इस रेसिस्टेंस को वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। ये जो सिंबल है ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल है। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है किसी वायर का, इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करना है हमें, तो किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। टू टाइप्स से रेसिस्टेंस को कंबाइन किया जाता है किसी भी सर्किट में। एक कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, आइए देखिए। देयर आर टू वे to connect resistance in a circuit. किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड जो वे है उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमारे पास टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस मेरे पास दिए गए हैं। मान लीजिए रेसिस्टेंस एक मेरे पास है, ये R1 नाम दे दिया इसका। दूसरा रेसिस्टेंस है मेरे पास R2, थर्ड है R3। मेरे पास तीन रेसिस्टेंस है, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनका पहला मैं सीरीज कॉम्बिनेशन करने जा रहा हूं। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि मैं R1 का ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है R2 का, ये सेकंड टर्मिनल है, ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल है। अब यदि मैं R1 के सेकंड टर्मिनल को R2 के फर्स्ट टर्मिनल से और R2 के सेकंड टर्मिनल को R3 के फर्स्ट टर्मिनल से एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे भी हम कनेक्ट करते चले जाएं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। मींस R1 के सेकंड टर्मिनल को R2 के फर्स्ट टर्मिनल से, R2 के सेकंड टर्मिनल को R3 के फर्स्ट टर्मिनल से एंड सो ऑन। और इसी तरह आगे भी अगर हम कनेक्ट करते चले जाएं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इस कॉम्बिनेशन में R1 के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसे हम नाम देंगे V1, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और R1 रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। R2 के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। R3 के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। अलग अलग रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। मींस यूनिट चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो V1 होगा, क्योंकि R1 डिफरेंट है, R1 से डिफरेंट है, इसलिए यहां से यहां चार्ज को ले जाने में कुछ और वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन आपको 5 जूल करना पड़ता है, तो ये जरूरी नहीं कि वापस यहां से यहां ले जाने में 5 ही जूल करना पड़े, हो सकता है 3 ही जूल करना पड़े, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे इन तीनों टर्मिनलों के बीच रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली V1, V2 और V3 हैं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक का क्या होगा, तो यहां से यहां तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को यदि मैं कैपिटल V मानूं तो वो कैपिटल V V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों के सम के इक्वल होगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि हियर टोटल
पोटेंशियल डिफरेंस V is equals to V1 plus V2 plus V3 होगा। अब यहां देखिए V is equals to V1 plus V2 plus V3, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V is equals to V1 plus V2 plus V3। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स क्या जानते हैं, since according to Ohm's law V is equals to IR, therefore मान लेते हैं कि यहां से ये टर्मिनल मान लो A नाम दे दें इसका और इसका नाम दे दें A, पहला AB रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा BC, तीसरा CD। तो A से D तक का टोटल रेजिस्टेंस यदि हम टोटल रेजिस्टेंस वायर का कैपिटल R मान लें और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A से D तक का V मान लें, तो अकॉर्डिंग टू ओम V is equals to IR होगा। एंड V1 को कहेंगे IR1, V2 को IR2 और V3 को IR3। एक चीज ध्यान देना कि जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो करंट इसमें भी I फ्लो होगी, ये I करंट आगे निकलेगी, अर्थात हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मींस अगर I करंट यहां से चलेगी तो हमें लास्ट में I ही करंट मिलेगी, करंट कभी भी वैनिश या करंट में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो करंट I कांस्टेंट है बट R1 R2 R3 डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी V1 V2 V3 डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू अगर पुट करें तो V की जगह IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा। और अगर सभी में से I कॉमन ले लिया जाए तो IR इज इक्वल्स टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। I कैंसिल, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपसे पूछता है कि सीरीज में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस कंबाइंड हैं और ऐसे कंडीशन में आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल टर्मिनल, तो आपका आंसर होगा R is equals to R1 plus R2 plus R3। जितने रेजिस्टेंस दिए रहेंगे उनको इस तरीके से सिर्फ ऐड कर दोगे तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों टर्मिनलों के बीच का मिल जाएगा। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकंड। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है कि आपके पास वेरियस रेजिस्टेंस हैं, टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस हैं। अब आप यदि सभी रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को एक पॉइंट पे और उनके अदर टर्मिनल को किसी दूसरे पॉइंट पे अगर कनेक्ट करें, फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। तो R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंसों का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे है और इन तीनों रेजिस्टेंसों का दूसरा टर्मिनल अदर पॉइंट B पे है। तो उसमें क्या हो रहा था, एक रेजिस्टेंस R1 था, उसके सेकंड टर्मिनल पे R2 था और R2 के सेकंड टर्मिनल पे R3 था। बट यहाँ क्या हो रहा है, तीनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे है और दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम देंगे। और मान लो इसमें यहां से अगर I करंट फ्लो होता है तो I 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
मान लीजिए इसमें I1 करंट जाने लगा, इसमें I2 और इसमें I3, मतलब टोटल करंट I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। वहां आप देख रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट तीनों रेजिस्टेंस में सेम जा रहा था, लेकिन यहाँ तीनों रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट हो जाएगा, बट यहाँ तीनों रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। R1 के टर्मिनल के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, R2 के टर्मिनल में भी V होगा, R3 के टर्मिनल में भी V होगा। मींस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, तो इस तरह से यहाँ पे कहा जाएगा टोटल करंट I is equals to I1 plus I2 plus I3 and I is equals to क्या होता है? तो I is equals to हमने पढ़ा है since V is equals to IR, therefore I is equals to V upon R। तो मान लीजिए कि A और B के बीच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। इस R को कहिए क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इस टोटल का A से B तक का टोटल रेजिस्टेंस ही कहा जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल यहां से यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R। I बराबर V अपॉन R कहिएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1, I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन R2 एंड I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3। ये वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो मिलेगा आपको क्या? तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और अगर हम V कॉमन ले लें तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको रिजल्ट में 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे आपसे, एक वायर है 2 ओम रेजिस्टेंस है इसका, और यहाँ पे ये 3 ओम और 3 ओम और एक और है 3 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये टर्मिनल B है और ये टर्मिनल A है। बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ 3 3 3 तीनों पैरेलल में है, तो यहाँ लिखना होगा सिंस 3 3 एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर इन parallel combination, therefore 1 upon R is equals to 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3, that is 3 upon 3, that is 1, या 1 upon R का रेसिप्रोकल करो तो 1 आएगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन 1 ओम आ गया। अब नया एक सर्किट बना, ये हो गया आपका 2 ओम और ये हो गया इनका कॉम्बिनेशन जो तीनों का आया 1 ओम, ये हो गया और ये 2 ओम हो गया। अब ये A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फटाक से बोलोगे RAB इज इक्वल्स टू, पूछेगा आप बता दोगे कि अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 2 प्लस 1 मींस R1 प्लस R2, 2 प्लस 1 दैट इज 3 ओम, क्योंकि सीरीज में R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। इस तरीके से हमने आज की वीडियो में देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, ओम्स लॉ, रेसिस्टिविटी और VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम
अगले वीडियो में आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कशन करेंगे।